चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देखें द मैथ जोन। तो आज का जो रिवीजन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, उनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन अ सर्किल विद सेंटर O, PQR is a tangent at the point Q on it. AB is a chord in the circle parallel to the tangent such that PQR is equal to 70 degree. What is the measure of AQB? O केंद्र वाले एक वृत्त में इसके बिंदु Q पर स्पर्श रेखा PQR है। अब AB वृत्त के अंदर जीव है जो स्पर्श रेखा के इस प्रकार समांतर है कि बी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री है। ए क्यू बी की माप क्या है? तो देखो हम सर्किल बनाते हैं। तो ये है एक सर्किल, ठीक है, और इसकी टेंजेंट बनाते हैं हम। ये इसकी टेंजेंट है और ट्राइंगल है हमारे पास। ये तो इसने क्या कहा है कि जो पी क्यू आर है टेंजेंट, यानी पी क्यू और ये आर, ये टेंजेंट है और ये ए बी कोड है। ठीक है, तो इसने क्या क्या कहा है कि बी क्यू आर 70 है। बी क्यू आर, ये जो एंगल है ना, ये 70 है। तो हमसे पूछा है ये वाला एंगल। तो ये देखो, मैंने आपको ट्राइंगल वाली वीडियो में एक वो बताई थी थ्योरम कि जब ये एंगल, ये टेंजेंट वाला ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल 70 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्यों? क्योंकि दो पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड है। ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, जब दो पैरेलल साइड होती है, तो जब ये दोनों 70-70 के हो गए तो ये कितना का हो गया? ये हो गया हमारे पास 40 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person from the top of a hill observe a vehicle moving towards him at a uniform speed. It takes 10 minutes for the angle of depression to change from 45 degree to 60 degree. After this, the time required by the vehicle to reach the bottom of the hill is। एक व्यक्ति पहाड़ के शीर्ष से एक समान गति से उसकी ओर गतिमान एक गाड़ी को देखता है। अवनमान कोण को 45 से 60 तक परिवर्तित होने में 10 मिनट लगते हैं। इसके बाद पहाड़ के निचले भाग तक पहुंचने के लिए गाड़ी द्वारा आवश्यक समय क्या है? तो देखो, एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है। ये हो गया एक तो ये वाला ट्राइंगल और ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला। एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, तो ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये डी। तो जब ये कार यहां पर थी तो यहां पर बन रहा था 45 डिग्री, और जब ये कार यहां से सी तक आई तो ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ये पूछा है कि यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा। ठीक है, तो ये देखो आप, अगर हम ए बी और बी डी लगाएं तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1045 यानी 1, यानी ये ए बी और बी डी इक्वल टू है। जब यहाँ पर 45 डिग्री होगा ना एंगल, तो ये वाली लाइन और ये वाली पूरी लाइन बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ए बी हो गया बी डी। अब सेकंड में लगाते हैं 1060 ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3, यानी जो ए बी है वो √3 बी सी है।
तो अब देखो ए बी यहाँ पर, ए बी यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल टू हो गए, यानी बी डी इज इक्वल टू √3 बी सी। और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 बी सी। और जो सी डी है वो सी डी है 10 मिनट्स, और ये बी सी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 -1 बी सी। ठीक है, और हम बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पर बी सी बचा, अब ये हो गया 10/√3 - 1 इज इक्वल टू बी सी। अब बी सी की वैल्यू ये है, यहाँ पर तो हम पहुंच गए तुरंत, ठीक है, हमें ये लगाया, हमने ये लगाया, तुरंत पहुंच गए। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, दिक्कत ये होगी पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा रेशनलाइज मेथड से, ठीक है, और फिर √3 की जो वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, √3 की वैल्यू 1.7 के लगभग होती है, ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए, तब आप जाके वैल्यूज निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये देखो 10/√3 - 1 इंटू √3 + 1 √3 + 1 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 10√3 + 1/2, ये जाएगा 5 से, यानी 5 इंटू में 2.7, तो ये लगभग 13 पॉइंट समथिंग जाएगा, वो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी हो। देखो अब अगर 13 से ज्यादा है तो 13 से ज्यादा और 14 से कम कौन सा ऑप्शन है, 13 से ज्यादा और 13 से कम सिर्फ यही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप सोल्विंग करे बिना ऑप्शन से देखा कीजिए कि क्या सही है क्या गलत। अगर आप ऐसे वैल्यूज रखोगे, इनटू करते जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। यदि sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 तो cot थीटा का मान क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस की वैल्यू आएगी 5 और cot थीटा होता है 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, triangle XYZ is similar to PQR if the ratio of parameter of triangle XYZ and parameter of PQR is 16:9 and PQ is equal to 3.6, then what is the length of XY। XYZ PQR के समरूप है यदि XYZ के परिणाम और PQR के परिणाम का अनुपात 16:9 है और PQ is equal to 3.6 सेंटीमीटर है, तो XY की लंबाई क्या है। तो देखो सिमिलर की प्रॉपर्टीज आपको पता है, एरिया का अपॉन दूसरे ट्राइंगल का एरिया, पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, उनकी साइड पहली साइड अपॉन, जैसे मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ, एरिया ऑफ XYZ अपॉन एरिया ऑफ PQR, ठीक है, इज इक्वल टू XY अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू YZ अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू XZ अपॉन PR का स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर, ठीक है, यानी फर्स्ट का पैरामीटर ऑफ XYZ और पैरामीटर ऑफ PQR का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो वैल्यू रखेंगे हम, तो हम लेंगे ये दोनों, तो हम ये दोनों क्यों लेंगे, क्योंकि उसने पैरामीटर दिया है और PQ की वैल्यू दी है, XY की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा कि स्क्वायर से तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो 16/9 इज इक्वल टू XY पूछा है और अपॉन 3.6 लिख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, XY की वैल्यू आएगी हमारे पास 6.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a certain work in 6 hours and A, B, C together take 4 hours to do the same. How long will it take for C alone to accomplish the task। देखो A प्लस B ये दोनों करते हैं इतने वक्त में काम, ठीक है। A प्लस B प्लस C ये करता है काम 4 घंटे में तीनों मिलकर। पूछा क्या है, C अलोन। ए बी की वैल्यू गिवन है,
1/c इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 12, 3 माइनस 2, 1/12। तो c की वैल्यू क्या हुई? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें सिर्फ सोल्व करना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 6। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 16। फिर ऐड करेंगे तो 36, फिर करेंगे तो 24, और फिर करेंगे तो इसमें 4600 में 24 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 4624। कितना हुआ हमारे पास? किसका स्क्वायर होता है? 68 का। ठीक है, और मैं अब देखो, मुझे ये नहीं पता था स्क्वायर की 4624 68 का स्क्वायर होता है। अब मैंने कैसे किया कि 68? देखो, पता क्या, मैंने ऑप्शन देखे, पहले ऑप्शन देखे तो देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 1 आएगा। क्या है इसमें 1? ये ऑप्शन कैंसिल। इसका स्क्वायर करूंगा, लास्ट में 0 आना तय है। नहीं है भाई, 4 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसके स्क्वायर स्क्वायर करते ही लास्ट में 4 आ जाएगा? ये देखो, इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 4 आएगा। 68 इंटू 68, इससे करेंगे यहाँ पर 4 होगा ही होगा, लास्ट में 4 आता ही आता है। और एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बजाय आप इतनी जल्दी वर्क किया करें कि आपका दिमाग ऑप्शन से चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री 0। देखो, अगर इनमें से कोई भी एक ऐसी वैल्यू हो जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो चाहे बाकी के कितनी बड़ी वैल्यू हो, सब 0 बन जाएगी, इनटू में सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन lakh. The period which has the maximum percentage increase in profit over the previous year is, निम्न में से वह कौन सी अवधि है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो अगर आप ध्यान दो तो ना, इसमें इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। कैसे हुई है? देखो, ये 25 से 90 चला गया, यहाँ पर इसमें 35 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर इसमें 50 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर इसमें कितना इंक्रीज हुआ? 25 और 15 40। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज इसमें हुआ। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a boat goes upstream at a speed of 24 km per hour and comes back the same distance at 40 km per hour, what is the average speed? इसको भूल जाओ, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को भूल जाओ, एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस 2d हो गया हमारे पास, d प्लस डी, और टोटल टाइम 1/24 प्लस 1/24। डी मान लेते हैं, डी माना है ना, मैं तो डी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी, तो डी से दोनों डी कट जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू आई 2 इंटू 120, ये 40 है, 120 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 8, 2 4 4 3 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum amount to rate 18,600 after 3 years and to rate 27,900 after 6 years at a certain rate percentage. When the interest is compound annually, the sum is, तो देखो, 3 साल में इतना हुआ, 6 साल में इतना हुआ, तो इसका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लेंगे? ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो बात अलग होती। 3 साल का निकाला हमने, 3 साल का क्या निकाला? देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 70,900 में से 18,600 माइनस किया तो कितना आया हमारे पास? 9,300। 9,300। अब ये 3 साल का, 1 साल कितना होगा हमारे पास? 3,100 रुपए। 1 साल का ब्याज 3,100 रुपए बन रहा है हमारे पास, 3,100 रुपए, और 3 साल का 9,300। अब 3 साल का इसमें से माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। सही बात है। तो इसमें से 9,300 माइनस करें तो कितना बचा? 18,300। 18,300। ठीक है, सॉरी 9,300। 18,300 में 9,300 माइनस करेंगे 600 में से, तो 9,300 बचा, यानी 9,300 तो है हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, कितना साल? 1 साल। कितना परसेंट? x%। 0 0 इज इक्वल टू 3,100। ये हो गया डबल जीरो, डबल जीरो गया। x इज इक्वल टू, तो ये होगा हमारे, सॉरी यहाँ पर ये कंपाउंड है, सिंपल नहीं है। तो अगर कंपाउंड है तो ये सीधा हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास?
18,600 इंटू 18,600 अपॉन 70,900, बस ये होगी। मैंने गलती से सिंपल इंटरेस्ट समझ लिया था इसको। तो ये वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू हुई हमारे पास 12,400। ठीक है, मैंने कैसे किया ये देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और आपसे सम पूछे तो ये ऐसे होगा। ठीक है, आप सीधा ऐसे करते हैं ना, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन देता हूं कैसे किया मैंने। ये देखो, मान लेते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट बना 18,600, कितने साल में भाई? एक प्रिंसिपल था पी 1+R/100, कितने साल में? 3 साल। ठीक है, तो ये पी इधर जाएगा, ये पी इधर आ गया। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनी कि अब की बार पी है 18,600, 1+R/100 का क्यूब इज इक्वल टू, अब बन गया ये 27,900। 18,000 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास ये सेम, तो ये भी सेम होना चाहिए। तो मैंने यही तो किया है, P इज इक्वल टू ये 18,600 इंटू 18,600 अपॉन 70,900, बस मैंने यही तो किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a 5-digit number 247xy is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of 2y minus 8x? तो ये देखो, अगर ये इन तीनों से ही डिविजिबल है तो इनका एलसीएम निकालें कि भाई ये तीनों, सबसे छोटा नंबर क्या है जिसे डिवाइड हो जाए? ये तीनों। तो वो एलसीएम निकालने से पता चलेगा। तो सबसे छोटा नंबर एलसीएम निकाला, तो एलसीएम तीनों का निकलेगा हमारे पास 231। अब इस 231, इसका मतलब ये हुआ कि ये 231 से डिवाइड है, पूरा पूरा जाना चाहिए 231 से डिवाइड। अब इस सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए इसकी? 24799। इसको अगर 231 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर 82 इसका रिमाइंडर बचेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें से 82 माइनस करना पड़ेगा, तब ये पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो 82 माइनस करते हैं, तब 82 माइनस करेंगे तो वैल्यू आई 247, ये हो गया हमारे पास 17। ठीक है, अब 24717 तो आ गया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 7 रखो। 14 माइनस 8 कितना हुआ? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ फॉर 2 years at 20% per annum is 200. If the interest is compound half yearly, then what is the difference between the compound and simple interest for first year? तो देखो, अगर 2 साल के लिए 20% के हिसाब से 200% सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का डिफरेंस है, तो सी आई माइनस एस आई क्या होता है? पी इंटू 20/100 का स्क्वायर। 20 ये परसेंट हो गया, ईयर 2 हो गया, और 100 नीचे आता है। ठीक है, पी हमें पता नहीं है, ये हमें पता है 200 है। यहां पर वैल्यू निकल जाएगी पी की, ये हो जाएगा 1/25 इंटू पी। पी की वैल्यू आई हमारे पास 50,000 रुपए। ठीक है, सॉरी 5,000 रुपए। अब देखो, इसने कहा है कि आप बताओ डिफरेंस दोनों का ही, लेकिन अब क्या होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए, हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, अब हाफ ईयरली क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है वो तो आधा हो जाता है, और जो ईयर है वो डबल हो जाता है। ईयर हो गया 2 और इंटरेस्ट हो गया 10। ठीक है, तो पी क्या है? 5,000। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 10%, और ईयर क्या है? 2। ठीक है, तो एक
इससे ये गया इंटू 10/100, इससे ये गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, वैल्यू कितनी आई 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 24416.64, फाइंड इट्स सरफेस एरिया करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 r क्यूब इज इक्वल टू 24416.64। ठीक है, अब यहाँ पर आर क्यूब की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, आर क्यूब की वैल्यू निकली हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये ना, ये ज्यादा नहीं जाएगा, सोल्व कटेगा। यहाँ पर इसने 3.4 दे रखा है, यानी 1 पाई की वैल्यू 3.4 रखेंगे। देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर 3 पॉइंट रखेंगे ना तो पूरा कट जाएगा, पाई की वैल्यू अगर 3.14 रखेंगे तो कट जाएगा। तो आर की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर 5832। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या हुई, ये किसका क्यूब होता है, 18 क्यूब होता है। ठीक है, अब सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 18 इंटू 18, तो ये हो गया हमारे पास 324 इंटू 12.56 इज इक्वल टू, लास्ट में 4 आएगा। देखा मैंने ये पूरा नहीं किया, यही किया बस। तो यहाँ पर आप पक्का करते हैं, आप इंटू पक्का करते इसका। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है कि लास्ट में क्या आएगा। अब मैंने तो आपको ये करके बता दिया, अगर मैं आपसे देखो मैं कहता 4 इंटू 3.14 इंटू 18 इंटू 18, और मैं डायरेक्ट आपसे कह देता इसकी वैल्यू होगी 4069.44, ये तो गलत है। मैंने इसका इंटू कैसे किया ये देखो, 8 से 8 इंटू किया, 4 से 4 और फिर 4 से 4, लास्ट में 4 आता, और ऑप्शन में लास्ट में 4 बता दो किसके, एक के ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप मेंटल एबिलिटी से ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन, और बाकी तो आप प्रैक्टिस से आगे आएगी सारी कैलकुलेशंस। थैंक यू।